वेलकम बच्चों। आज आप देखेंगे पिछले टर्म पर जैसा कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे, आज प्रोटीन के बारे में आप देखें। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है। और यह प्रोटीन प्रमुख रूप से शारीरिक और मानसिक वृद्धि के साथ साथ जीव द्रव्य के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और प्रोटीन की जो रचनात्मक इकाई होती है वह अमीनो एसिड होती है। जैसा कि आपको यह पता होगा कि अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल के रूप में और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल के रूप में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन का जो प्रमुख स्रोत होता है वह शाकाहारियों के लिए दूध है, अंडा है, दूध है, दाल है, सोयाबीन है, और मांसाहारियों के लिए मांस, मछली, अंडा इत्यादि यह प्रोटीन का स्रोत होता है। इसके अतिरिक्त जो प्रोटीन का जो प्रमुख कार्य होता है वह मेनली जीव द्रव्य के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रोटीन की। साथ ही साथ शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए यह अति आवश्यक होता है। और तीसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि यह शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि के लिए भी नितांत आवश्यक है। और यह जो प्रोटीन की यदि शरीर में कमी हो जाए तो उनके द्वारा अन्य रोग भी होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पूछता है, जिसका नाम है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर होता क्या है? ऐसे बच्चे जिनमें लगातार उनके भोजन में प्रोटीन की कमी बनी रहे, तो ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड और ड्वार्फिनिज्म, मंद बुद्धि और नाटे कद के हो जाते हैं। और इस कारण इनका शारीरिक और मानसिक वृद्धि नहीं हो पाती। इस रोग को हम क्वाशियोरकर का रोग कहते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा जो एक रोग होता है उसको हम मेरेस्मस नामक रोग के नाम से जानते हैं, कि जब व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिल पाता तो शरीर में जो ऊर्जा के रूप में जो डिपॉजिट कार्बोहाइड्रेट या वसा है वह टूट करके ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक वैसे ही जो वसा टूट करके ऊर्जा प्रदान करती है, तत्पश्चात प्रोटीन, जैसे कि हमारे हड्डी में पाए जाने वाला ओसिन प्रोटीन, मांस में पाए जाने वाला मायोसिन प्रोटीन टूट करके ऑक्सीकरण हो करके उनका ऊर्जा प्रदान होता है। जैसे पहले मांस गलता है, उसके बाद हड्डियां गलती हैं, और मेरेस्मस का जो रोगी होता है, ये जब भोजन की कमी लगातार होती रहती है तो ऐसी स्थिति में वह देखने में वृद्ध, जिनकी त्वचा वह झुर्रीदार हो जाती है, रिब्स या पसली दिखने लगती हैं, आंखें भीतर धस जाती हैं और शरीर के कंकाल दिखने लगते हैं। इस रोग को ही हम मेरेस्मस का रोग कहते हैं। यह जान लेना आवश्यक है किस भोज्य पदार्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि मांस में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है,
अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, हड्डी में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है, और इसके अतिरिक्त दूध में केजीन प्रोटीन पाई जाती है, दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है, और गेहूं में ग्लिएडिन प्रोटीन पाई जाती है। इस तरीके से यह प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है, क्योंकि यह जीव द्रव्य के निर्माण में, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में, शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक वृद्धि के लिए ये अति आवश्यक है। इसीलिए एक छोटे से नवजात शिशु के लिए मानव माता का दुग्ध एक संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि दूध में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, केवल एक पोषक तत्व को छोड़कर, जिसका नाम है विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक उसी तरह से प्रोटीन के बाद वसा, जिसको आप फैट कहते हैं, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इनमें जो ऑक्सीजन है वह कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। लेकिन अगर ऊर्जा की बात आप करें तो यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वसा। 1 ग्राम वसा के टूटने से लगभग 58 एटीपी अथवा 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से केवल 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है अथवा 38 एटीपी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसलिए वसा के द्वारा हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, और जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है तो वह भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? वसा के रूप में, अर्थात ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित हो जाती है, जिसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। जो आवश्यकता पड़ने पर किसी परिस्थिति में जब भोजन नहीं मिला या भोजन कई दिनों तक नहीं मिला, तो उस परिस्थिति में यही ऊर्जा टूट टूट कर उनका ऑक्सीकरण हो करके हमें ऊर्जा प्रदान करता रहता है। वसा भी 2 प्रकार से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह साधारण रूप में अर्ध ठोस के रूप में पाए जाते हैं, जिसको आप वसा कहते हैं। जो साधारण ताप अर्थात ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अर्ध ठोस के रूप में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर में वसा, घी, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि आता है। और इसमें जो असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह तेल कहलाता है। तेल किस रूप में होता है? ऑयल के रूप में होता है, ये तरल के रूप में होता है। असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है? यह अर्ध ठोस के रूप में रहता है, ठीक है, और यह किस रूप में रहता है? तरल के रूप में रहता है। किस तापमान पर? ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, एक अनुकूलन तापमान जो लगभग 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जैसे आपने घी को देखा होगा या चर्बी को देखा होगा या कोलेस्ट्रॉल को देखा होगा,
तो यह स्थिति 27 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अर्ध ठोस के रूप में रहते हैं। लेकिन जो ही तापमान बढ़ेगा तो वह तापमान बढ़ने के कारण अपना नेचर बदल करके वह तरल के रूप में हो जाते हैं। जैसे आप गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर 30 से ऊपर होता है तो उस समय घी, डालडा या कोलेस्ट्रॉल इत्यादि भी तेल ही नजर आता है। इस परिस्थिति में यहाँ पर इस परिस्थिति में जो ही अगर टेम्परेचर और भी डाउन कर दिया जाए, जैसे जाड़े के मौसम में जब टेम्परेचर 5-7 इत्यादि डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वह और भी सॉलिड हो जाता है और भी ठोस हो जाता है। लेकिन असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। और आपने देखा होगा, चाहे वह ठंडक का मौसम हो या गर्म का मौसम हो, चाहे वह मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल हो या लिनसीड ऑयल तिल का तेल हो या रिफाइंड ऑयल हो, कोई भी, तो आप हमेशा तरल के रूप में ही उसे आप देखेंगे। ऐसा कोई देखे हैं जो ठोस हो गया हो? सरसों के तेल को अगर आप फ्रिज में भी रख दें और उसका टेम्परेचर 0 भी हो जाए तो ये नहीं है कि वह अर्ध ठोस या ठोस के रूप में मस्टर्ड ऑयल जो है नजर आएगा आपको, आता है नहीं। लेकिन वहीं पर जो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वह डालडा हो या घी हो या चर्बी हो, अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो वह नेचर बदल करके तेल के रूप में नजर आएगा, तरल के रूप में नजर आएगा और तापमान घटाने पर और अर्धठोस के रूप में या ठोस के रूप में नजर आएगा। अर्धठोस और ठोस के मतलब यह है कि जैसे ये ठोस है, इसमें अंगुली गड़ाएंगे तो गड़ेगा नहीं, गड़ेगा। लेकिन घी या डालडा या चर्बी, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि में जब आप अंगुली गड़ाते हैं तो वह गड़ जाता है, धंस जाता है। इस परिस्थिति में उसको हम अर्धठोस के रूप में कहते हैं। तो यह तेल जो होता है वह तरल के रूप में और यह किस रूप में? अर्धठोस, सेमी सॉलिड, अर्धठोस के रूप में पाया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? लोरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, ये उदाहरण है इनके। लोरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, और स्टीयरिक एसिड। इसका C11 H23 COOH जितना कार्बन होता है उससे 2 गुना से 1 अधिक क्या है? हाइड्रोजन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड केवल 1 होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक। मोनो मतलब क्या होता है? 1। डाई कार्बोक्सिलिक होता तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से हम लिखते हैं। इसको हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें है तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह लोरिक एसिड है और यह C13 H27 COOH, यह मिरिस्टिक एसिड है। C15 H31 COOH, यह पामिटिक एसिड है। और C17 H35 COOH, यह स्टीयरिक एसिड है।
जब ग्लिसरीन ट्राइस्टेरेट पर कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराई जाती है तो सपोनिकेशन रिएक्शन कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है, जिसके द्वारा साबुन बनता है। इस परिस्थिति में यह जो अर्ध ठोस रूप में पाए जाने वाला संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और असंतृप्त में जो एग्जाम्पल आता है वह कौन कौन आता है? पहला है ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, और लिनिक एसिड। इस प्रकार से यह असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और यह संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड साधारण या अनुकूलन ताप पर अर्ध ठोस के रूप में होते हैं, जबकि असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या अनुकूलन ताप पर या ऑप्टिमम टेम्परेचर पर यह तरल के रूप में होते हैं, जिसे तेल कहा जाता है। इस परिस्थिति में ये जो वसा के ब्रेकडाउन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो आवश्यकता पड़ने पर या टूट करके ऊर्जा प्रदान करता है, और यह 1 ग्राम वसा अगर 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इन दोनों की अपेक्षा यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब आए आप लोग देखेंगे विटामिन की खोज एन.आई. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1881 ईस्वी में किया। ठीक है, और विटामिन सिद्धांत हुंक एवं हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 ईस्वी में किया। फिर से एक बार ध्यान दें, विटामिन की खोज सर्वप्रथम एन.आई. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1881 ईस्वी में किया, जबकि विटामिन जो थियरी था, विटामिन का जो सिद्धांत था, 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया, जिसका नाम फुंक और हॉपकिंस है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो हमारे शरीर के अंतर्गत उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अर्थात यह जो विटामिन उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण करने के साथ साथ यह एक संचित भोज्य पदार्थ नहीं है कि एक बार आप विटामिन का अधिक एक दिन सेवन कर लें और बाकी 10 दिन तक आप विटामिन का सेवन नहीं करें, तो वह ऊर्जा आपको या उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता रहेगा। प्रतिदिन इसको लेना होगा भोजन के दौरान, तो उसकी पूर्ति होती रहती है। अब तक कुल 20 प्रकार के विटामिनों का पता चल चुका है, जिनमें से 13 विटामिन का हमारे शरीर में पाए जाना नितांत आवश्यक है। उन 13 विटामिन में 2 रूपों में होते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं
उसको ADE कहा जाता है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वह केवल B और C को कहा जाता है। बच्चों, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सबसे पहले विटामिन C की खोज हुई, जिनका नाम था एस्कॉर्बिक एसिड, जिनके द्वारा होने वाला रोग का नाम था स्कर्वी, जो पायरिया रोग उत्पन्न करता है। पायरिया रोग में होता क्या है? बैड स्मेलिंग ऑफ माउथ, मुंह से दुर्गंध का आना, मसूड़ों से पस या ब्लड का निकलना, जिनके कारण दुर्गंध उत्पन्न होता है। कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें आल विटामिन कंटेन होता है? यह जानने योग्य बात है कि कैरिका पपैया, जिसको आप पपीता कहते हैं, उसमें आल विटामिन कंटेन होता है। और दूसरा जो पोषक पदार्थ होता है, पोषक पदार्थ जिनका नाम है मिल्क, दूध में आल विटामिन कंटेन एक्सेप्ट C। दूध में सारे विटामिन अवेलेबल होते हैं, लेकिन दूध में विटामिन C नहीं पाई जाती, क्योंकि दूध में अगर विटामिन C पाई जाती तो दूध नहीं रह जाता, क्योंकि उनका फर्मेंटेशन हो जाता, दूध फट जाता। इस परिस्थिति में हमारे शरीर में दो रूपों में पाए जाने वाला जो विटामिन होता है, जिसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन या वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की। यहां पर आप ध्यान दें, दो रूपों में पाया जाता है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, जिसको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन? उदाहरण के तौर पे इसमें विटामिन बी और विटामिन सी, यह वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होते हैं। बी में देखें, 3 कॉलम आप बनाएंगे, एक में विटामिन लिखेंगे, दूसरे में विटामिन के नाम लिखेंगे, तीसरे में कमी से रोग लिखेंगे, और चौथा में स्रोत के बारे में जानेंगे कि कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है। इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे, पहला है विटामिन B1, दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन B3, चौथा है विटामिन B5, पांचवा है विटामिन B6, छठा है विटामिन F, सातवां है विटामिन H, और आठवां है विटामिन B12। ध्यान रहे, मैं आपको पहले ही बताया कि विटामिन बी का नाम क्या है? थायामीन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन
विटामिन B3 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B5 का नाम है नियासिन। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन और विटामिन F का नाम है फोलिक एसिड और विटामिन H का नाम है बायोटीन और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट कंटेन होता है, कोबाल्ट। ठीक है, तो ध्यान दें, जल में घुलनशील विटामिन B व C को कहा जाता है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B5 का नाम नियासिन है, विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है, विटामिन F का नाम फोलिक एसिड है, विटामिन H का नाम बायोटीन है, विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामीन है। अब विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी बेरी। ये बेरी क्या है? बेरी 3 रोगों का सम्मिश्रण कहा जाता है, जिसमें कब्ज, लकवा और हृदय स्पंदन दर में कमी, इन तीनों को मिला करके हम बेरी रोग का नाम देते हैं। पैरालाइसिस, जिसको हम लकवा या फालिज मार्गेना कहते हैं, लकवा है क्या? जिसमें तंत्रिका तंत्र का पेशियों के साथ समन्वय हट जाता है। आपके दिमाग के सोचने के साथ साथ आपके शरीर के अंग काम नहीं करते, उसी को हम पैरालाइसिस या पक्षाघात या लकवा या उसी को हम फालिज मार्गेना कहते हैं। और जब कुछ भी खाते हैं उनका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज या अपच हो जाता है, तो वह डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, इस कारण हृदय स्पंदन दर में कमी हो जाती है। तो इन तीनों रोगों को सामूहिक रूप से हम बेरी रोग का नाम देते हैं। इसके अतिरिक्त राइबोफ्लेविन के द्वारा कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। कीलोसिस में क्या होता है? मुंह के कोण फट जाते हैं, मुंह के कोण फट जाते हैं। मतलब ऐसी परिस्थिति में होठों से ब्लड निकलने लगता है। जब कभी शुष्क वातावरण में जब व्यक्ति हंसना चाहता है तो उन होठों के दरारों से ब्लड निकलने लगता है। इस रोग को हम कीलोसिस नामक रोग कहते हैं, जो विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी से हो जाता है। पेंटोथेनिक, जिसमें चर्म रोग, स्किन डिजीज हो जाता है, हाथ पैर में शून्यता हो जाती है, जिसके कारण वह दर्द का अनुभव होने लगता है और यह सुस्ती या कमजोरी का भी एहसास होने लगता है। नियासिन के द्वारा ये पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा रोग में त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं, और पायरिडॉक्सिन के कारण रक्ताल्पता, खून की कमी हो जाती है।
और फोलिक एसिड के कारण भी यह एनीमिया या उसी को हम रक्ताल्पता कहते हैं और शून्यता हो जाती है। और बायोटिन के कारण असमय बाल पकने लगते हैं और वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और इसको हम पर्निशियस एनीमिया, घातक एनीमिया कहते हैं। घातक एनीमिया, घातक एनीमिया का अर्थ होता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कांस्टेंट न होकर हमेशा बदलती रहती है, जिसके कारण यह एक खतरनाक डिजीज माना जाता है। हालांकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर 12 है तो 12 या कांस्टेंट नहीं रहता। आज आप नपाए तो 12 है, कल आप मेजर कराते हैं तो 8 बताता है, या नेक्स्ट डे कराते हैं तो फिर वह डिसऑर्डर होकर 13 बताने लगता है। यह एक घातक रोग माना जाता है। इस तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत इतने विटामिनों की चर्चा होती है। हाँ, ध्यान दीजिए, विटामिन B1 का स्रोत जो होते हैं हरे सब्जियां, वह पत्तेदार सब्जियां आती हैं। हरे सब्जी या पत्तेदार सब्जी आती हैं। और विटामिन B2 का जो स्रोत होता है यह अनाज के छिलके, दूध, पनीर इत्यादि। ये भी दूध, पनीर, अंडे, ईस्ट इत्यादि ये स्रोत हैं। विटामिन B5 के भी यह लगभग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जितने भी हुए वह दूध, पनीर, अंडे और ईस्ट, अनाज इत्यादि। और पायरिया रोग में क्या होता है, रक्ताल्पता, जब खून की कमी होती है तो आपको चुकंदर, पालक या बथुआ इत्यादि का सेवन करने की सलाह दी जाती है। तो इसका एनीमिया, जिसको हम शून्यता कहते हैं एनीमिया, और एनीमिया का मतलब भी रक्ताल्पता, तो वह आप भोजन का स्रोत ग्रहण करेंगे जिसके द्वारा आपका शरीर में ब्लड बनता हो। तो ब्लड किसके द्वारा बनता है, चाहे आप पालक खाएं, चाहे आप बथुआ खाएं, या आप चुकंदर खाएं या अनार खाएं, इन्हीं के द्वारा आपके शरीर में ब्लड की मात्रा सर्वाधिक होने की पॉसिबिलिटी होती है। बायोटिन असमय बाल का पकना या झड़ना, जब भोजन में विटामिन की कमी हो जाए, मसालेदार और तैलीय भोजन अधिक मात्रा में ग्रहण करने लगते हैं, तो उस परिस्थिति में असमय बाल पकने लगते हैं, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण यह वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। और घातक एनीमिया जो इसमें कोबाल्ट कंटेन होता है, उसमें भी ये जो स्रोत उपरोक्त में दिए गए हैं, यही स्रोत लगभग इसमें भी होते हैं सभी। अर्थात विटामिन बी के अंतर्गत, बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत स्रोत में लगभग वही स्रोत सबके होते हैं, लेकिन रोग का नाम सबका अलग अलग होता है। अब विटामिन सी जो होता है, वह विटामिन सी का एक नाम यहां पर हम लिख दें, विटामिन सी नवा में एक होता है विटामिन सी, और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है। और इनके द्वारा कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी
जिसको हम पायरिया रोग कहते हैं। पायरिया मतलब या स्कर्वी मतलब जो बैड स्मेलिंग ऑफ माउथ, मुंह से दुर्गंध का आना। दुर्गंध क्यों आएगा? जब मसूड़ों से पस या ब्लड निकलने लगते हैं तो उस परिस्थिति में वह मुंह से दुर्गंध आने लगते हैं। उस रोग को हम पायरिया कहते हैं। और पायरिया रोग जो विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसका स्रोत क्या है? विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा स्रोत में आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, इमली, अंगूर व अन्य खट्टेदार फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे किया जाए विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? आंवला। आंवला का बॉटनिकल नेम होता है अम्बिका ऑफिसिनेरिस। ठीक है। नींबू का जो बॉटनिकल नेम है सिट्रस यूरेंटिफालिया। टमाटर का सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इमली का टमरिंडस इंडिका। अंगूर का विटिस वेनिजिफेरा। यह वानस्पतिक नाम है। आप केवल नाम याद रखें, बाकी विटामिन जो वसा में घुलनशील है उसको नेक्स्ट डे